नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए खास होने वाली है जो स्टूडेंट एनटीएससी की एग्जाम यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या फिर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की एग्जाम देने जा रहे हैं। वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर के बारे में बताऊंगा कि एनटीएससी एग्जाम के अंदर किस प्रकार का पेपर आता है, क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं और इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है। तो देखिए, वीडियो के अंदर मैं आपको जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर में किस प्रकार के जो क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि काफी दिनों से काफी सारे जो स्टूडेंट हैं वो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर पेपर के बारे में हमें बताएगा कि किस प्रकार का पेपर आता है, क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। तो इसी बारे में आपको मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। यदि आप एनटीएससी एग्जाम देने जा रहे हो और आपको पेपर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा है, क्वेश्चन है वो कैसे हैं, तो वीडियो के साथ आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहां पर लास्ट ईयर यानी एनटीएससी एग्जाम 2019 का जो पेपर है वो ओपन कर रखा है और इसी पेपर की मदद से मैं आपको क्वेश्चन करने के तरीके है वो बताऊंगा। हालांकि पेपर तो बहुत बड़ा है, इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन के बारे में तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हर एक कैटेगरी, हर एक टॉपिक वाइज मैं आपको तरीका बता दूंगा, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो इस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीएससी एग्जाम के अंदर दो तरह के पेपर आते हैं। एक तो होता है मेट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा होता है सेट यानी सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसके अंदर आपको कक्षा 9 और 10 का सिलेबस है वो मिलता है। लेकिन मेट वाले टेस्ट के अंदर आपकी जो बुद्धि है उसकी जांच की जाती है कि आप अपनी बुद्धि से कितना क्वेश्चन को वो हल कर सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ज्यादा कठिन तो नहीं होते, लेकिन इसके साथ आपकी जो तैयारी है वो विशेष होती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की कैटेगरी है वो चेंज होती रहती है और इन क्वेश्चनों को करने का तरीका है वो भी बदलता रहता है। चलिए एक एक के बारे में मैं आपको यहां बताता हूं। सबसे पहले मेट वाले टेस्ट के बारे में आपको मैं बताता हूं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में आपको यहां पे करना। और क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन है वो दिए जाएंगे। अब देखिए, पहला जो पेपर है मैं आपको दिखा दूंगा, आप घबराना नहीं कि ये दूसरा पेपर आपने खोल रखा है, ये स्कैन किया हुआ है। अब मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूं। देखिए, इस तरह का पेपर है, सबसे पहले आपको यहां पे मिलेगा और यहां पर पूरे जो इंस्ट्रक्शन है, रूल्स हैं, किस तरह से आपको फॉलो करना है, किस तरह से आपको ये पेपर करना, पूरी जानकारी यहां पर दी जाएगी पेपर के अंदर। फिर इस तरह से जो पेपर है वो शुरू हो जाएगा। हम तो लास्ट ईयर की डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन है वो दो भाषाओं में आपको मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी। आपकी जो मर्जी है किस लैंग्वेज में आप इसे पढ़ना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं। अब देखिए, यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक, यानी ये जो नियम लागू होगा, अभी ये जो पर्सन कर रहा है नीचे, ये जो पर्सन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक लागू होगा। और यहां पर क्या लिखा है, देखिए लिखा है पर्सन संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक में एक अक्षर श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। यह पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है, सही विकल्प ज्ञात करना। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको उनको सही है वो आपको करना। अब देखिए साथियों, मेंटल एबिलिटी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। यहां पर देखिए, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ए दे दिया, ठीक है, फिर आया है डी और फिर आया है आई, फिर दे दिया क्वेश्चन मार्क, यानी इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह कौन सा अक्षर है वो आएगा, और फिर आगे दे दिया वाई। अब देखिए, डायरेक्टली अगर आप इसे एबीसीडी के हिसाब से करने लग जाओगे तब तो ये क्वेश्चन है बहुत ही सही तो कर दोगे, लेकिन इसमें समय है वो ज्यादा लगेगा और समय ज्यादा लगेगा तो आप क्वेश्चन है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको क्वेश्चन पेपर है वो कैसे जल्दी से तैयार किया जाए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ आप बने रहे। तो ध्यान में रखना दोस्तों, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले जो अपनी एबीसीडी होती है उनके नंबर हैं वो आप डाल लीजिएगा, और नंबर आपको किस तरह से डालने हैं वो आपको मैं बता देता हूं। तो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो, इस तरह से नंबर हैं, आपको अपनी एबीसीडी के याद होनी चाहिए। इसको आप याद कर लो, इनको याद करने का भी तरीका अलग है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा। अब देखिए, यहां पर आप एक चीज देखिए, दोनों को मैं साथ साथ बता रहा हूं, स्क्रीन है वो मैं छोटी कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आप देखोगे कि ए है वो कितने नंबर पर आता है, तो आप यहां पे देख सकते हो ए है वो 1 नंबर पे आता है, हमने यहां पर 1 है वो लगा दिया, ठीक है। फिर आया डी, डी आता है दोस्तों यहां पे देखिए 4 नंबर पे, ये मैं आपको समझा रहा हूं वरना मुझे वैसे भी ये याद है, ये 4 नंबर पे, ठीक है, डी। इसके बाद आई, देखिए आई आता है दोस्तों यहां पे 9 नंबर पे, तो यहां पर आपको 9 लिखना है, ठीक है, ये 9 लिख लिया। चलिए, यहां पे हमने 9 है वो लिख लिया। अब आगे क्या आएगा, वाई देखिए कितने नंबर पे आएगा, वाई आएगा 25 नंबर पे दोस्तों, ठीक है। अब इसके बीच में आपको ये नंबर लेके आना है,
अब यहां पर एक चीज को आप समझिए कि ये सीरीज है वो बन गई, और सीरीज कैसी बनी है मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। सीरीज दोस्तों कुछ इस तरह से बनी, 1 4 9 और फिर स्पेस आ गया या फिर खाली जगह आ गया, फिर 25 आ गया। इसको आप ध्यान से देखिए, किसी न किसी संख्या का वर्ग है या यूं मान लिया स्क्वायर है, ठीक है, ये रूट है किसी का। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब अगली संख्या कौन सी आएगी? 4, तो यहां पर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो देखिए ब्लैंक वाले स्थान पे 16 आ जाएगा। अब आपको यहां पे 16 नहीं लिखना है, अब आपको यहां पर एबीसीडी के अंदर 16 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है वो लिखना है। तो आप यहां पे देख सकते हो स्क्रीन पे 16 नंबर पे पी अक्षर आता है, तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन मार्क में दोस्तों यहां पे पी आ गया, तो अपना सही आंसर कैसा रहा? ये पी रहा। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन है वो करने हैं। चलिए दोस्तों, शायद पहला क्वेश्चन है आपको क्लियर होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन वो आएंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस है वो करनी है। चलिए एक बार दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। यहां पर भी आपको नंबर है वो डाल लेना है, ठीक है। चलिए नंबर डालते हैं अपन। यहां पर देखिए y है वो आता है दोस्तों 25 नंबर पे, ठीक है। इस तरह से 25 आपको लिख लेना है, और फिर आता है x आता है दोस्तों 24 नंबर पे। आप देखिए यहां पर दो सीरीज चल रही हैं, एक 25 हो गई फिर 24 हो गई। फिर देखिए u है वो कितने पे आता है? आप देख सकते हो u है वो 21 पे आता है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, साथ साथ में यहां पर 21 पे आता है। और फिर t है दोस्तों वो कितने पे आता है? वो आता है 20 पर, ठीक है। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक सीरीज बन गई, ठीक है। फिर क्यों देखिए कितने पे आता है? क्यों आता है 17 नंबर पे, और फिर देखिए पी आता है 16 नंबर पे, ठीक है, इस तरह से। फिर एम कितने आता है? 13 नंबर पे आता है दोस्तों। फिर एल कितने पे आता है? 12 नंबर पे। अब देखिए यहां तक तो हमारी सीरीज है वो हो गई, ठीक है। अब आ गया आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये सीरीज थोड़ी सी अटपटी सी हमें लग रही है, आपको इस तरह से नहीं करना, थोड़ा मैं इसको व्यवस्थित कर लेता हूं। हालांकि मैं माउस से कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी ये राइटिंग है वो सही नहीं आ रही है। मैं एक बार इसको सही व्यवस्थित कर लेता हूं। चलिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा मैंने व्यवस्थित कर लिया है। आप यहां देखोगे कि y है, इसका नंबर है 25 है, x का नंबर है 24। लेकिन इस तरह से भी कोई सीरीज नहीं बन रही, तो आपको ये सीरीज बनानी। और सीरीज कैसे बनेगी आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। पहले वाली सीरीज का पहला अक्षर, ठीक है, फिर इसको इससे मिलाइएगा, इसको इससे मिलाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसमें एक क्रम बन रहा है। क्रम कैसे बन रहा है आप देखिए, 25 में आप कितना घटाओगे? 21 आएगा, 4, यानी इसमें अंतर आ रहा है 4 का। फिर 20 में से कितने घटाएंगे कि 17 आ जाएगा, तो इसमें भी अंतर 4 का आ रहा है। 17 में से कितने घटाएंगे कि 13 आ जाएगा, इसमें भी अंतर आ जाएगा 4 का। यानी यहां पर एक सीरीज बन रही है, यहां पे देखिए 4 का अंतर आ रहा है। तो आगे भी आपको 4 घटाना है, किसमें से? आपको 13 में से घटाना है कितना? 4 आपको। और 13 में से 4 घटाएंगे तो दोस्तों संख्या आती है 9। और 9 का नंबर कौन सा होता है एबीसीडी में? यहां पे आप देख सकते हो आई होता है। तो हमारा पहला जो अक्षर होगा वो होगा आई, ठीक है। चलिए दूसरी सीरीज लेते हैं। दूसरी भी आपको इसी तरह से लेनी है, क्रम आपको बनाना है। तो आप यहां पे देख सकते हो पहला क्रम आ गया, इसमें भी 4 का अंतर है। और फिर देखिए 20 में से 4 घटाया 16 आ गया, इसमें भी 4 का अंतर है। 16 में से 4 घटाया 12 आ गया, इसमें भी 4 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे 12 में से 4 अपन घटाएंगे तो दोस्तों कितनी आएगी संख्या? देखिए अंतर तो 4 का आएगा, संख्या आएगी 8। और 8 नंबर पे क्या आता है आप देख सकते हो, यहाँ स्क्रीन पे एच आता है। तो हमारा दूसरा जो अक्षर होगा वो होगा एच। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा फाइनली वो हो गया आई और एच। अब आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो या क्वेश्चन में देख सकते हो आई एच है, ये 4 नंबर का है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन करने, देखिए यहां पर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एक। तो चलिए अब दूसरी श्रेणी के लेते हैं, दूसरी सीरीज के लेते हैं। तो देखिए दूसरी सीरीज का क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। चलिए एक बार इसको मैं बंद कर देता हूं यहां पे, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक प्रत्येक में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। यह पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। सही विकल्प आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। और ये जो प्रश्न लागू होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक लागू होगा। और यहाँ पर कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं और ये जो संख्याएं हैं वो एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ी हैं, उसी क्रम को आपको ढूंढना है। जैसे इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए पहला जो अक्षर अंक है वो देखिए यहाँ पे 1 आया है, फिर 2 आया है, फिर 6 आया है, फिर 15 आया है, फिर क्वेश्चन मार्क आया है, फिर 56 आया है। तो ये एक निश्चित क्रम में आए हैं, ऐसे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्रम की बात करूं तो आप यहाँ पे समझ सकते हो दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर अपन 1 में 2 जोड़ते हैं तो संख्या हमारे पास आती है 3, ठीक है। यदि अपन 3 में 2 जोड़ते हैं तो संख्या हमारे पास आती है 5, ठीक है। यदि 5 में अपन 2 जोड़ते हैं तो संख्या हमारे पास आती है 7। अब देखिए यहां पर एक निश्चित क्रम बन गया इन तीनों ही संख्याओं के अंदर। 3 में 2 जोड़ा 5 बन गए, 5 में 2 जोड़ा 7 बन गए। तो एक निश्चित क्रम हो गया। इसी क्रम को आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में ढूंढना। अब ये क्रम जरूरी नहीं कि एक बढ़ते क्रम में हो, ये घटते क्रम में भी हो सकता है। ये 1 2
तीन वाले क्रम में भी हो सकता है, ये 1 का अंडर रूट या फिर 2 का अंडर रूट या फिर 3 का अंडर रूट है, इस प्रकार भी हो सकता है। इसके अलावा ये किसी संख्या का जो घनमूल है, क्यूब जिसे अपन बोलते हैं, वो घनमूल भी ये हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से ये सीरीज आपको यहाँ पे मिलती है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। इस क्वेश्चन में पहला जो अंक है वो 1 है, ठीक है, ये देखिए 1 है। अगर हम अपन 1 में 1 जोड़ेंगे तो अगली जो संख्या आएगी वो 2, तो हमारी अगली संख्या आ गई। अब हमें 2 में कितना जोड़ना है, यहां पर यदि हमने 1 जोड़ा है तो यहां पर भी हमें 1 जोड़ना है, तो अगली संख्या आती है 3। तो इस प्रकार से हमारी जो अगली संख्या वो तो नहीं आई, क्योंकि अगली जो संख्या वो 6, इसलिए हमारे ये जो क्रम है ये तो गलत है, ये क्रम तो यहाँ पे लागू नहीं होगा। हमें यहाँ पर दूसरा क्रम है वो लगाना है। और इसके अंदर देखिए जो क्रम लगेगा वो स्क्वायर वाला लगेगा, वर्ग वाला है वो लगेगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 1, ठीक है। जब अपन 1 में 1 जोड़ेंगे तो संख्या आई 2, ठीक है। तो ये देखिए हमारी दूसरी संख्या वो आ गई। अब देखिए यहां पर 2 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, आप देखिए यहां पे 2 का वर्ग होगा 4, ठीक है। और 4 में यदि अपन 2 जोड़ेंगे तो देखिए 4 आ गया, इस 2 को जोड़ना आपको, तो संख्या आ गई 6। तो हमारी दूसरी संख्या है वो भी आ गई, ठीक है। अब अगली संख्या लेते हैं 3, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होता है, देखिए 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। अब 9 में हमें कितना जोड़ना है, 6। तो देखिए 9 में यदि अपन 6 जोड़ेंगे तो दोस्तों अगली संख्या होती है 15, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक सीरीज बन रही है, 1 का वर्ग हो गया, 2 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग हो गया। अब हमें 4 का जो वर्ग है अंडर रूट है वो लेना है, और 4 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 16, ठीक है। अब देखिए 15 में यदि अपन 16 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमारी होगी 31। यहां पे देखिए अगली संख्या हमारी होगी 31, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा 31। तो इस तरह से आपको एक निश्चित क्रम के अंदर ये क्वेश्चन है आपको यहां पे करना है, और इसी तरह से आपको यहां पे करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी ये क्वेश्चन है आप यहां पे कर पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 वाला लेते हैं। आपको मैं यहां पे दिखाऊं, ये क्वेश्चन नंबर 12 का है। देखिए पहला जो अंक है वो 6 है, फिर 24 है, फिर 60 है, फिर 120 है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाने के बाद इसमें आप आसानी समझो, क्योंकि इसमें ना तो कोई संख्या है डायरेक्ट जोड़ी जा सकती है, ना इसमें घटाई जा सकती है, क्योंकि ना तो घटाने से आएगा ना ही जोड़ने से आएगा। लेकिन यहां पर 2 प्रकार के जो रूल हैं, 2 नियम है वो लागू होंगे। वो कैसे होंगे दोस्तों, मैं आपको यहां पे बताऊं। देखिए सबसे पहली संख्या अपन लेते हैं यहां पे 2 का यदि अपन घन करें, ठीक है, घन को क्यों बोलते हैं, तो देखिए संख्या आती है दोस्तों 8, ठीक है। और 8 में से यदि अपन 2 घटाएंगे तो देखिए यहां पे संख्या आएगी 6। तो देखिए पहली जो संख्या आ गई हमारी 6। अब देखिए आपको हर बार यहां पे घन करना है, यानी क्यूब करना है, और उस क्यूब के जो अंक आए उस अंक से आपको 2 घटाना है हर बार। तो ये निश्चित है वो सीरीज बन जाएगी। देखिए सबसे पहले हमने 2 का क्यूब लिया या 2 का घन लिया। चलिए अब देखिए अगली संख्या हमें लेनी है। यहां पर देखिए हमने 2 लिया है, अब की बार आपको यहां पे 3 का क्यूब है वो निकालना है, और 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, ठीक है। और यहाँ पे हमें माइनस करना है 3। देखिए यहाँ पे 2 की लिया तो 2 ही हमें यहाँ घटाया था। अब यहाँ पे 3 का क्यूब लिया, संख्या आई थी 3, तो यहाँ पे हमें 3 घटाना है, और 3 में से घटाएंगे दोस्तों संख्या आएगी यहाँ पे 24, ठीक है। तो देखिए हमारी अगली संख्या वो आ गई। अब देखिए हमने 3 का क्यूब लिया, अब लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 4 का क्यूब, ठीक है। और 4 का जो घन होता है दोस्तों वो होता है 64, ठीक है। और संख्या कौन सी घटानी है हमें, ये 4, तो माइनस हमने यहाँ पे 4 ले लिया, और 4 घटाने के बाद संख्या आती है 60। तो हमारी ये संख्या है दोस्तों, आप यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमें को 5 का जो क्यूब है वो लेना है, और 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125। और अब की बार हमें कितना घटाना है दोस्तों 5, और 5 घटाएंगे तो संख्या आएगी 120। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 120 अगली संख्या आ गई। तो एक ये निश्चित क्रम हो गया, पहले हमने 2 का क्यूब लिया, फिर 3 का लिया, फिर 4 का क्यूब लिया, 5 का लिया। अब की बार हमें 6 का क्यूब लेना है, और 6 का क्यूब लेते ही दोस्तों हमारी जो संख्या है वो आ जाएगी। और 6 का क्यूब होता है दोस्तों 216, और 216 में से 6 जाएंगे तो संख्या आएगी 210। तो इसी तरह से देखिए 210 इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन है नंबर 3 में, 3 नंबर सही है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो कहने का मतलब आपको घन करना है, आपको वर्ग करना है, घटाना है, बढ़ाना है, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन है दोस्तों करने हैं। चलिए अगले और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ मेट वाला। निम्न में से कौन सा वेन आरेख फ्रांस, यूरोप और कनाडा को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखियो आपको एक आकृति दी गई है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना
बनाना है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं, ये जो शब्द दिए गए हैं, इनको आपको समझना है। ठीक है, देखिए यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है, और इसी यूरोप महाद्वीप के अंदर एक देश पड़ता है फ्रांस। तो ये दोनों चीज तो एक हुई। लेकिन अगर कनाडा की बात करें तो देखिए, कनाडा एक देश है, लेकिन वो यूरोप महाद्वीप में नहीं पड़ता, वो पड़ता है उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो इसी तरह से ये सीरीज बन गई। मान लीजिए अपन इस राउंड को यदि यूरोप समझे, ठीक है, तो यूरोप के अंदर क्या है, फ्रांस है। तो देखिए फ्रांस तो यहां पे आ गया, इसी के अंदर ये फ्रांस है। लेकिन ये जो कनाडा है वो यूरोप में भी नहीं है और फ्रांस में भी नहीं है, ये किसी दूसरे महाद्वीप में। तो ये दोस्तों इस आकृति के बाहर आएगा। और इस प्रकार की आकृति कौन सी है, वो आकृति है दोस्तों ये। ठीक है, अगर इस आकृति की बात करें तो ये आकृति क्या दर्शाती है, देखिए यूरोप है और यूरोप के अंदर फ्रांस का कुछ हिस्सा यूरोप के अंदर है, कुछ हिस्सा बाहर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रांस है वो यूरोप के अंदर है और इसी तरह से कनाडा को दर्शाया गया। हालांकि कनाडा है वो यूरोप में नहीं पड़ता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर इस आकृति की बात करें तो देखिए, इस आकृति में दिया गया है कि ये बड़ा वाला तो यूरोप है, लेकिन ये फ्रांस है और ये कनाडा है। लेकिन कनाडा यूरोप महाद्वीप में नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। और सही जो आकृति रहेगी वो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर 3 रहेगी। तो इस प्रकार आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इन प्रकार के क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे करना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख उत्तर प्रदेश, आगरा और ताजमहल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, एक स्टेट है, और आगरा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और ताजमहल है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन जो ताजमहल है वो आगरा के अंदर है और आगरा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसी तरह से आपको ये आकृति बनानी है, उस आकृति को आपको ढूंढना है जो एक सही क्रम में प्रदर्शित होती है। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ पे एक आकृति बना रहा हूं दोस्तों। ये एक स्टेट है, और स्टेट कौन सा है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा भी है, ठीक है, और आगरा के अंदर ताजमहल है। मुमताज वाला ताजमहल आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि जो ताजमहल है वो आगरा के अंदर है। तो जो आरेख है, जो आकृति है, वो कुछ इस हिसाब से बन जाएगी। और इन ऑप्शन के अंदर इस प्रकार की जो आकृति है वो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है उसके अंदर ये आकृति, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। यदि लेस का अर्थ है माइनस, ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, इक्वल टू का अर्थ है मल्टीप्लाई यानी गुना, और एट द रेट का अर्थ है डिवाइड यानी भाग, तो इस संख्या का मान क्या आएगा या उत्तर है वो क्या आएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको ध्यान में देना है। देखिए यहां पर तो सिंबल दे दी, तो जरूरी नहीं है आपको यहां पे सिंबल ही मिलेंगे, यहां पर आपको कोई आकृति मिल सकती है, उस आकृति का अर्थ आपको बताया जा सकता है। देखिए यहां पे इसने लेस देन का अर्थ बताया माइनस, यानी जहां जहां पे लेस देन आएगा वहां पे आपको माइनस रखना है, जहां पर ग्रेटर देन आएगा वहां पे आपको यहाँ पे प्लस है वो लिखना है, जहां पर इक्वल टू आएगा वहां पे आपको गुना का निशान लगाना है, जहां पे एट द रेट आएगा वहां पे आपको भाग का चिन्ह है या भाग का निशान है वो लगाना। अब देखिए यहां पे इक्वल टू में हमें क्या लगाना है, इक्वल टू में लगाना हमें यहां पे मल्टीप्लाई या गुना का निशान। यहां पे लेस देन में हमें माइनस लगाना है, इक्वल टू में हमें गुना का निशान लगाना है, ग्रेटर देन में हमें प्लस का निशान है वो लगाना है, और एट द रेट में हमें भाग का निशान लगाना। अब ये सीरीज है वो सही बन गई, इसी तरह से हमको हल करनी है। अब देखिए सबसे पहले भाग वाली संख्या को है अब हमें हल करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। सबसे पहले भाग वाली संख्या, फिर मल्टीप्लाई यानी गुना वाली संख्या, फिर प्लस या माइनस, दोनों में से आप कोई भी है वो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको भाग वाली संख्या है वो आपको हल करनी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 का भाग देना आपको 39 में, ये संख्या मैं दोस्तों यहां पे लिखता हूं तो यहां पे आता है 13। ठीक है, अब देखिए 39 की इस तरफ यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं प्लस है वो लगा लेता हूँ। ठीक है, फिर हमें मल्टीप्लाई वाली करनी है, आप पहले ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। चलिए पहले अपन 7 को 4 से गुणा करते हैं तो 7 चौक 28 होता है दोस्तों यहाँ पे, तो 28 संख्या वो लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का निशान है जो कि हमने लगाया था, चेंज करने के बाद माइनस अपन यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद 8 को 3 से गुणा करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुणा का निशान है, तो 8 3 24। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब दोस्तों आप या तो इसको घटा सकते हो पहले, या आप इसे जोड़ सकते हो। चलिए पहले अपन यहाँ को घटाते हैं, 28 से 24 जाता है तो संख्या बचती है दोस्तों 4। ठीक है, और फिर 4 में जोड़ते हैं 13, और 13 में 4 जोड़ते हैं तो संख्या आती है 17। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन के अंदर ये जो ऑप्शन आया हुआ है 17, तो 2 नंबर वाले ऑप्शन में ये 17 आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ऐसे करने हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है और ध्यान से आपको यहाँ पे करना है। चलिए और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन आते हैं दर्पण प्रतिबिंब के। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं, आप ध्यान से देखिए।
प्रश्न संख्या 30 से 33 में दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी जो भी आकृति आपको दी गई है उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा वो आपको ज्ञात करनी है। यहां पर एक मेन आकृति दी जाएगी, उसके बाद 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, वो आपको पता लगाना। जबकि दर्पण दी गई आकृति के दाईं ओर है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए यहां पर ये आकृति है और जो दर्पण रखा हुआ है, जो शीशा रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका दायां भाग है इस आकृति का, ये बायां भाग है इस तरफ वाला, ठीक है। तो अगर इस आकृति को अपने शीशे में देखेंगे वो कैसे दिखेगी। दोस्तों जब भी किसी आकृति को या किसी प्रतिबिंब को अगर अपन शीशे में देखते हैं तो वो हमेशा उल्टा हो जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इस आकृति को देखेंगे तो अगर ये शीशे में कैसे दिखेगी, मान लीजिए आप अपना दिमाग लगाएगा या फिर उस आकृति के आगे अपना हाथ लगा लीजिएगा और अपने हाथ को आप दर्पण है वो मान लीजिएगा कि इस दर्पण में वो कैसी दिखेगी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको कहा कि आकृति दर्पण में हमेशा उल्टी हो जाती है। तो देखिए ये जो एरो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब ये एरो कैसी होगी, जबकि दर्पण है वो इसके दाईं ओर लगा हुआ है, तो ये जो आकृति है उठ के इस तरफ आ जाएगी, ऐसे ये आकृति है वो आ जाएगी। तो आकृति जो बनेगी दोस्तों वो बनेगी कुछ इस तरह से, ऐसे पहली आकृति, ठीक है। फिर आती है दूसरी। अब मैंने आपको ये कहा कि जब उठ के आएगी तो ये आकृति कैसी बनेगी, तो दोस्तों ये जो आकृति है कुछ इस तरह से वो बनने वाली, ध्यान रखना इस तरह से। तो यहां पर अगर इस आकृति को जोड़ देंगे तो इस तरह से ये जो 2 नंबर वाली आकृति है वो सही बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आता है अंकों का, डिजिट का, या अपनी जो एबीसीडी होती है उस हिसाब के आते हैं कि एबीसीडी है वो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा है क्वालिटी। अब इस क्वालिटी का दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसे दिखेगा, जबकि दर्पण है वो इसके दाईं ओर लगा हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों जो चीज दर्पण के नजदीक है वो उससे दूर चली जाती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक बात को आपको और भी ध्यान रखना है कि आपको जो अपनी एबीसीडी होती है उसका दर्पण प्रतिबिंब है आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए है, अगर इसको शीशे में देखेंगे तो दोस्तों ये इसी तरह से दिखाई देगी, ए में कोई भी परिवर्तन है वो नहीं होने वाला। इसी तरह से जैसे टी है, टी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, दर्पण प्रतिबिंब इसका सेम होगा। लेकिन दोस्तों अगर अपन बी की बात करें तो बी है वो दोस्तों उल्टा हो जाता है और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कुछ ऐसा है वो दिखता है, ठीक है। अगर सी की बात करें तो देखिए इस तरह से, तो सी दिखेगा इस तरह से, ठीक है। अगर उल्टे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके जितने भी ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर हैं उनको आपको ये पता लगाना है कि उसका दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसा होता है और साथ में उसका जल प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, वो दोनों आपको पता लगाना है, ठीक है। आपको याद कर लेना, तब इस प्रकार के क्वेश्चन है आप आसानी से वो हल कर पाओगे। जैसे अपन इस क्वालिटी की बात करें तो देखिए मैंने आपको बताया कि दर्पण के जो चीज नजदीक होती है वो दूर हमें दिखाई देती है। तो देखिए अगर y की बात करें तो देखिए y है वो इस दर्पण से दूर चला जाएगा, तो y है कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि y दर्पण में भी ऐसा ही दिखता है और बगैर दर्पण में भी आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा t की बात करते हैं तो t भी आपको सेम का सेम वो दिखेगा। चलिए संख्या मैं यहां पे ले लेता हूं थोड़ा बड़ा करके ताकि आपको समझ में आ जाए इस तरह से, ठीक है। चलिए फिर आता है दोस्तों यहाँ पे i, तो i में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इसके बाद आता है एल। अब देखिए एल का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा, हालांकि एल तो होता है इस तरह से लेकिन दर्पण प्रतिबिंब इसका हो जाएगा इस तरह से। फिर देखिए ए में कोई चेंज नहीं होगा और फिर यू में कोई चेंज नहीं होगा और दोस्तों यहाँ पे जो क्यू है, क्यू बदल जाएगा अब की बार। देखिए क्यू के अंदर ये जो निशान दिया गया है वो इस तरह से दिया गया, लेकिन यहाँ पर इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब आप ये देख लीजिएगा कि इस प्रकार की जो आकृति है वो कहाँ पे बनी। यहाँ पे चलिए मैं क्यू है वो यहाँ पे लगा देता हूं इस तरह से। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर की जो आकृति है इसके अंदर ये बना हुआ है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे हल करना है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है वो करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे ये जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 34 से 37 तक में दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। अब की बार हमें जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। और दोस्तों ध्यान रखना एक चीज को मैं आपको बताऊं, आप स्क्रीन पे देखिएगा। देखिए ये जल है, मान लीजिए देखिए अपन तालाब के जब नजदीक खड़े होते हैं तो किनारे पे खड़े होते हैं, अगर कोई दूर से देख रहा है उस तालाब को तो देखिए तालाब के सबसे नजदीक तो हमारे पैर दिखाई देंगे और उसके बाद हमारा सर है वो दिखाई देगा। मान लीजिए ये एक आकृति है, ठीक है, ये एक आदमी है इस तरह से, ऐसे ये एक आदमी है, ठीक है, ऐसे।
अगर यहाँ पे ये देखिए तालाब है, तो इसकी तालाब में आकृति कैसे दिखाई देगी? अगर कोई व्यक्ति इस आकृति को यहाँ से देख रहा है तो वो कैसी दिखाई देगी? तो देखिए दोस्तों, वो आकृति हमें दिखाई देगी कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कहने का मतलब है जल प्रतिबिंब के अंदर जो चीज सबसे नजदीक है वो सबसे पहले दिखाई देगी, और जो चीज सबसे दूर है वो सबसे दूर दिखाई देगी। अगर अपन यहाँ की बात करें तो देखिए ये जो जल है इसके नजदीक ये टांगे हैं, तो देखिए टांगे सबसे पहले दिखाएगी। अगर सर की बात करें तो देखिए सर सबसे दूर है, तो ये सबसे दूर है वो दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन है आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो जल है वो ना तो दाईं ओर आएगा ना बाईं ओर आएगा, क्योंकि जल हमेशा नीचे आता है, तो यहाँ पर आपको दाएं बाएं वाला ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए यहाँ पे फैमिली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, देखिए ए से लेके जेड तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका जल प्रतिबिंब भी आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ए है, अगर इसके जल प्रतिबिंब की अपन बात करें तो देखिए जल इसके नीचे आता है, तो इसकी जो आकृति जो बनेगी वो कुछ इस तरह से है वो बनने वाली है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे देखिए ऐप की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ऐप की अगर अपन जल प्रतिबिंब ज्ञात करें तो देखिए ये हिस्सा इधर आ जाएगा और ये आपको यहाँ इधर है वो मिल जाएगा इस तरह से। तो आपको जल प्रतिबिंब में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आकृति वो कैसी बनेगी, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए फैमिली दिया हुआ है, तो इसका जो जल प्रतिबिंब है दोस्तों ये सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए y है वो इस तरह से उल्टा हो जाएगा, और l है वो इसी तरह से l ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखिए l का ये हिस्सा है सबसे नीचे, लेकिन जल प्रतिबिंब में इसका जो हिस्सा है ये ऊपर आ जाएगा। देखिए ये जो l है, अगर इसको अपन जल प्रतिबिंब देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से वो आ जाएगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन है आपको कुछ इस तरह से करने हैं। अब देखिए एक आकृति है, आप देख सकते हैं इस आकृति का जल प्रतिबिंब वो कैसे दिखाई देगा आपको। अगर दोस्तों अगर इसकी अपन बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये जल है, तो देखिए उल्टी आपको ये आकृति करनी है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो नीचे चला जाएगा, और ये जो खाली वाला जो हिस्सा है ये ऊपर आ जाएगा। तो देखिए इनमें कौन सी जो आकृति है आपको इस तरह से दिखाई दे रही है? देखिए खाली वाला हिस्सा आपको ऊपर लेके जाना है। अब देखिए खाली वाला हिस्सा तो इस आकृति के भी है और इस आकृति की भी है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे ये दो हिस्से हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए लगातार 3 हिस्से हो गए, तो ये आकृति तो नहीं होने वाली है, तो आकृति अपना उत्तर होगा ये। तो इस प्रकार आपको जल प्रतिबिंब है किसी आकृति को आपका ढूंढना है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन है वो करने। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ दिशा वाले क्वेश्चन है दोस्तों वो भी आते हैं। दिशा वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप देखिए यहाँ स्क्रीन पे, पहले इसे पढ़िए। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो इसी प्रकार उत्तर को क्या कहा जाएगा? यहां पर दिशाओं का ज्ञान है, आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है कि अपन जो दिशाओं का जो अंकन अपन करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं। ऊपर की तरफ जो दिशा होती है वो होती है उत्तर, ठीक है, और उत्तर के बिल्कुल विपरीत जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण, इस तरह से, ठीक है। दाईं ओर होती है पूर्व, ठीक है, चलिए, और बाईं ओर होती है पश्चिम दिशा। अब आपको प्रश्न पढ़ना है, और प्रश्न में क्या पूछा गया है वो आपको उसी तरह इन दिशाओं में अंकन है वो कर लेना है। चलिए देखिए, यदि दक्षिण पूर्व को, यानी ये जो बीच की दिशा होती है ये होती है दक्षिण पूर्व, ठीक है। इसको इसने क्या कहा है? इसको इसने कहा पूर्व, यानी हालांकि ये होती नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये मान लेना है कि जो दक्षिण पूर्व की दिशा है उसको इसने पूर्व कहा है। चलिए, इसके बाद उत्तर पश्चिम को, अब देखिए ये उत्तर पश्चिम वाली दिशा है, इसको इसने क्या कहा है? इसको इसने पश्चिम कहा है। ध्यान रखना, दिशाएं बदल गई हैं, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। इसको इसने पश्चिम है वो कहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दक्षिण पश्चिम को इसने दक्षिण कहा, इस एरिया को इसने क्या कहा है? इसने कहा है दक्षिण। दिशाएं बदल गई हैं, तो जो दिशा बच गई वो अपने आप यहां पे होगी, यानी ये बीच वाली दिशा हो गई उत्तर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में इसने क्या पूछा है, तो इसी प्रकार उत्तर को क्या कहा जाएगा? देखिए नॉर्मली दिशाओं में अपना जो उत्तर होता है वो ऊपर की होगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल उत्तर यहां ना होके यहां पे है, तो हमें उत्तर तो यह मानना है, ठीक है। लेकिन उत्तर को क्या कहा जाएगा? जब यहां पे ये बोल रहा है कि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, मान लिया इसने, तो उसी प्रकार से उत्तर को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों उत्तर को कहा जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी ये दोनों दिशाओं के बीच में। देखिए उत्तर तो ये हो गया और ये पश्चिम दिशा हो गई। ये दिशा आप देखिए, यहां ये दिशा इस तरह से हो गई, गौर करके आप देखिए इस तरह से ये दिशा हो गई। अब इसकी बीच की दिशा को क्या कहा जाएगा? हालांकि नॉर्मली होती तो उत्तर है, लेकिन उत्तर और पश्चिम की बीच की दिशा होती है दोस्तों उत्तर और पश्चिम, इस तरह से। तो ऑप्शन में आपको जहां पे उत्तर और पश्चिम मिले
वो दिशा आपको या ऑप्शन आपको चूज कर लेना। तो देखिए ये उत्तर पश्चिम वाला ऑप्शन है, आपको कुछ इस तरह से ही ये इस प्रकार के क्वेश्चन है वो करना है, ठीक है, दिशाएं आपको मान लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए अगला जो क्वेश्चन आया है वो इस प्रकार के आने वाले, निम्न में से कौन सा वेन आरेख पुरुष, पिता और डॉक्टर को सही रूप में प्रदर्शित करता है। यहां पे इस चीज को समझिए आप। देखिए एक आरेख दिया हुआ है, यहां पर इस आरेख या आकृति आपको एक बनानी है, और देखिए जो पुरुष होता है उनमें सभी तो पिता भी नहीं होते और सभी वो डॉक्टर भी नहीं होते, ठीक है, कुछ डॉक्टर भी होते हैं और कुछ पिता भी होते हैं। कुछ डॉक्टर हैं वो पिता भी नहीं होते और कुछ पिता हैं वो डॉक्टर भी नहीं होते। एक बार फिर समझिए, देखिए जो पुरुष होते हैं वो सभी पिता नहीं होते और सभी डॉक्टर भी नहीं होते, ठीक है, सभी जो डॉक्टर होते हैं वो पिता भी नहीं होते और वो सभी डॉक्टर भी नहीं होते। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए डॉक्टर हैं वो जरूरी नहीं सभी पिता हो, वो कुंवारे भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, या उनके औलाद ना हो तो वो डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन पिता है वो जरूरी नहीं है डॉक्टर होगा, कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते, ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर एक आरेख मैं बताता हूं और समझाता हूं आपको, और समझने की कोशिश आप करना। देखिए ये अगर मैं आरेख बनाऊं, मान लीजिए कोई भी एक आरेख है और इसके अंदर मैं एक और आरेख बनाऊं, ठीक है, इस आरेख का नाम मैं रख लेता हूं ए और इस आरेख का नाम लिखता हूं बी, ठीक है। अब देखिए इस बड़े वाले आरेख का नाम ए, मतलब इसका कुछ हिस्सा है वो बी का भी है, इस बड़े वाले के अंदर कुछ हिस्सा बी का भी है, लेकिन बी वाले के अंदर ए का पूरा हिस्सा नहीं है, कुछ हिस्सा यहाँ पे आता है। चलिए एक आरेख और मैं बताऊं, मान लीजिए यहाँ पे, चलिए इस तरह से एक आरेख और मैं बनाता हूं, और यहाँ पे देखिए ए है वो लिख देता हूं और इसका नाम मैं बी है वो लिख देता हूं। अब देखिए यहां पर ये जो एरिया है वो कुछ ए भी है कुछ बी भी है, यानी कुछ हिस्सा ए का भी है और कुछ हिस्सा बी का भी है, ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए एक आरेख और मैं बनाता हूं, आपको इसी तरह से आरेख है वो दर्शाने। एक आरेख है वो मैं इस तरह से बनाता हूं, ठीक है, और एक आरेख है वो वह कुछ इस तरह से है वो बनाता हूं। चलिए इसको मैं ए लिख देता हूं, इसका नाम मैं बी लिख देता हूं और इसका नाम है मैं सी लिख देता हूं। चलिए यहां पर देखिए ए का हिस्सा यहां पे आ रहा है, ठीक है, कुछ ए वो सी भी हैं और कुछ सी है वो ए भी हैं। देखिए ये जो एरिया है वो ए सी का दोनों का हिस्सा है। चलिए अगर यहां मैं बी की बात करूं तो यहां पे देखिए कुछ हिस्सा ए का भी है और कुछ हिस्सा यहां पे बी का, हालांकि यहां थोड़ा सा यहां नजदीक होगा, चलो इसको मैं यहां से ले लेता हूं। और यहाँ पे कुछ हिस्सा देखिए मैं लेता हूं, कुछ हिस्सा यहाँ पे बी का भी है और कुछ हिस्सा यहाँ पे ए का भी है, समझिए इस बात को आप, ठीक है, न तो ये पूरा ए है और ना ही ये पूरा सी है, इस बात को भी आप समझिए। तो ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको इसी प्रकार से करने। देखिए सबसे पहले वाला बात करें, देखिए मैं सीधा डायरेक्ट सही वाला जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूं। यहाँ पे देखिए सही वाला जो ऑप्शन है वो 2 है, वो कैसे है, देखिए ये पुरुष को दर्शाता है, ठीक है, पुरुष के अंदर आप देखिए यहां पर सभी पिता नहीं होते और सभी यहां पे डॉक्टर भी नहीं होते, कुछ पिता भी होते हैं कुछ डॉक्टर भी होते हैं। देखिए यहां पे मैं ये आकृति है वो बना लेता हूं, यहां पे देखिए ये पुरुष को जो आकृति है पुरुष को दर्शाती है, ठीक है, और एक बड़ा गोला मैं बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए ये जो बड़ा गोला मैंने यहाँ पे बना लिया, ये इसलिए बनाया है क्योंकि जो पुरुष हैं वो ज्यादातर पिता होते हैं, डॉक्टर नहीं होते, तो ये इसके अंदर वाला बड़ा वाला जो गोला है या जो आकृति है वो पिता का है, ठीक है, ये पिता का है। चलिए और यहां इसके अंदर एक छोटा सा और मैं बना देता हूं, ये डॉक्टर है, ठीक है, ये क्या है, ये है डॉक्टर। अब देखिए यहां पर बिल्कुल आकृति सही बन गई है। देखिए यहां पर जो सभी जो पुरुष हैं वो सभी डॉक्टर भी नहीं होते और सभी वो पिता भी नहीं होते, लेकिन ज्यादातर वो पिता होते हैं लेकिन ज्यादातर वो डॉक्टर नहीं होते, कुछ जो हिस्सा होता है पुरुषों का वो डॉक्टर होता है। तो कहने का मतलब है इस प्रकार की आकृति आपको फाइंड आउट करनी है अपने प्रश्न के अंदर और फिर इसका उत्तर है वो देना है। चलिए यहां पे देखिए एक क्वेश्चन और आएगा इस प्रकार का। देखिए नीचे दिए गए चित्र के आधार पर प्रश्न संख्या 64 से 67 तक के उत्तर यहां आपको देने। और प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न आपको पढ़ के सुनाता हूं। यहां पे शिक्षित रोजगार युक्त ग्रामीण औरतों को किससे प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से आप समझे। यहां पे देखिए इस चित्र में त्रिभुज ग्रामीण औरतों को प्रदर्शित करता है। ये जो त्रिभुज है इसके अंदर है ग्रामीण औरतें, आयत है बेरोजगार औरतों को प्रदर्शित करता है और वर्थ है वो शिक्षित औरतों को प्रदर्शित करता है।
अब यहाँ पे पूछा गया शिक्षित रोजगार युक्त ग्रामीण औरतों को किससे प्रदर्शित किया गया। सबसे पहले आपको औरतें हैं वो ढूंढनी है। औरतें तो सभी के अंदर हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ढूंढनी है ग्रामीण। ग्रामीण का एरिया कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखोगे जो त्रिभुज है वो ग्रामीण को प्रदर्शित करता है। तो एरिया तो अपना ये है, चलिए हमने यहाँ पे ये एरिया है वो ले लिया, ठीक है, इतना, क्योंकि तीनों आकृतियों में यहाँ पे आएगा। आप देखिए ये एरिया इतना आ गया। चलिए इसके बाद आता है रोजगार युक्त। एक बार रोजगार को आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे शिक्षित की तरफ आएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्थ है वो शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है, वर्थ। तो देखिए एरिया इतना आ गया, ये इतना एरिया यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आया रोजगार। अब रोजगार कौन सी, देखिए आयत है वो तो बेरोजगार को प्रदर्शित करता है। अगर इस एरिया को इतना इतना मिला दें ई को, तो ये तो बेरोजगार हो गया। बच गया कौन सा, ये जी वाला एरिया बच गया, जो कि शिक्षित हैं, रोजगार भी हैं और ग्रामीण औरतें भी हैं। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा जी, जो कि हमारे इस ऑप्शन के अंदर है। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से यहाँ पे करने हैं। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे दिखाता हूं, डी किसको प्रदर्शित करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे देखोगे डी ये है, ठीक है, और डी देखिए इस आयत के अंदर भी है और इस त्रिभुज के अंदर भी है। तो त्रिभुज क्या दर्शाता है, त्रिभुज ग्रामीण औरतों को दर्शाता है और आयत है वो दर्शाता है बेरोजगार, यानी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं और बेरोजगार भी हैं। तो अपन अब ऑप्शन में देखते हैं क्या ऐसा उत्तर आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप यहाँ पे देखोगे अशिक्षित, बेरोजगार और ग्रामीण औरतों, ठीक है, क्योंकि वो अशिक्षित तो ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि वर्थ है वो प्रदर्शित करता है शिक्षित को, ठीक है। तो ये वर्ड है वो जोड़ दिया गया, अशिक्षित, बेरोजगार और ग्रामीण औरतें। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है वो ये हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि वीडियो तो काफी बड़ा हो गया, अब मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन की हाईलाइट है वो ही मैं आपको दिखाता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं जिसके तुरंत बाद एक विषम संख्या है। तो देखिए इस प्रकार की संख्या आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और हर एक विषम संख्या, लेकिन उसके आगे भी विषम संख्या है आपको यहाँ पे ढूंढनी है, तो वो आपको देखने से वो पता लग जाएगी। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। एक आते हैं वर्ष वाले या डेट वाले या दिनांक वाले। देखिए यह लिखा है, यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था तो 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन है। तो आपको सालों के दिन है वो निकालने हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी आपको मिलने वाले हैं। चलिए इसके अलावा जो वर्ष हैं वो भी आ जाएंगे, महीने हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आगे के पूछे जा सकते हैं, पीछे के हैं वो पूछे जा सकते हैं। और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन वो आते हैं, यदि प्लस का मतलब होता है गुना, माइनस का मतलब होता है भाग और गुना का मतलब होता है माइनस और भाग का मतलब होता है प्लस। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको चिन्ह है वो चेंज करने, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर प्लस का ऑप्शन आया है तो प्लस में हमें क्या कहा गया है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का मतलब होता है गुना, तो प्लस की जगह आपको गुना रखना। तो इस तरह से आपको जो सिंबल है, निशान है वो चेंज करने, फिर क्वेश्चन को आपको यहाँ पे हल करना है। चलिए और क्वेश्चन है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूं। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्न को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे और उनको आपको एक क्रम में दर्शाना है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, पुरुष है, पहले उसका जन्म होता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो पढ़ाई करता है, फिर वो नौकरी लगता है, ठीक है, फिर वो छुट्टी आता है, इस प्रकार से है ना, ऐसे एक क्रम होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जन्म आया है, आप देख सकते हो जन्म, मृत्यु, दाह संस्कार, विवाह और शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्रम इसको दर्शाना। देखिए सबसे पहले आदमी का है वो जन्म होता है, ठीक है। जन्म के बाद दोस्तों उसकी शिक्षा होती है, शिक्षा के बाद उसका विवाह होता है, विवाह के बाद उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद दाह संस्कार होता है। तो यहाँ पे एक क्रम बन गया, सबसे पहले ए आ गया, ए के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद यहाँ पे डी आ जाएगा, फिर यहाँ पे बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। तो देखिए कि ये क्रम बन गया। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन के अंदर क्रम है वो सही तरीके से आपको यहाँ पे बिठाना है। कोई भी क्रम आपको दिया जा सकता है, आपको उसको एक अर्थपूर्ण क्रम में आपको सही व्यवस्थित रूप से रखना है, ठीक है। मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ डायरेक्टली फल वो नहीं लगते हैं, पहले पेड़ का बीज बोया जाता है, फिर वो उगता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, टहनियां निकलती हैं, फिर जाके फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, इस प्रकार से हम फल है वो खाते हैं। तो एक क्रम बन गया। इसी तरह से क्रम वाले जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो पासे वाले हैं, घन वाले क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ दिखाऊं, पासे के 4 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई, 3 के विपरीत फलक कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे दिया हुआ है और इसके विपरीत संख्या वो कौन सी आएगी। तो दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, पासे वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जिस पासे के अंदर जो संख्या दी गई है
उस संख्या के विपरीत वो संख्या नहीं हो सकती। यानी 2 के विपरीत न तो 3 हो सकती और ना ही 6 हो सकती। 6 के विपरीत ना तो 3 हो सकती ना ही 2 हो सकती। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर इस पासे की बात करें तो यहां पर देखिए 5 के विपरीत न तो 4 होगी न 2 होगी, 2 के विपरीत न तो 5 होगी न 4 होगी। अब इसने पूछा है 3 के विपरीत, तो अपन एक 3 कॉमन ले लेते हैं। देखिए इस पासे में भी 3 है, ठीक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। अगर 3 के विपरीत की बात करें न तो 2 होगा न 6 होगा, न 6 होगा न 1 होगा और न 5 होगा न 1 होगा। अब संख्या आती है दोस्तों यहां पे, इनमें या तो 5 हो सकता है या 4 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि देखिए 2 यहां पे आ गया, और ना ही 5 है वो हो सकती क्योंकि देखिए 5 इस पासे में आ गया है 3 के विपरीत। तो इसके विपरीत जो संख्या होगी वो होगी 4। तो कहने का मतलब है जो संख्या हमें दिखाई देती है पासे के अंदर, वो संख्या एक दूसरे के विपरीत है, वो कभी नहीं हो सकती। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन है वो और करते हैं। यहां पे देखिए 2 के विपरीत संख्या पूछी है, विपरीत फलक है वो पूछी है, कौन सी है? तो देखिए अगर आपको मैं यहां पे दिखाऊं, देखिए 2 के विपरीत न तो 4 हो सकता न 6 हो सकता। 2 के विपरीत न तो 4 होगा न 3 होगा, और इसके अलावा देखिए यहां पे 2 नहीं दिया है, यहां पे 2 दिया है, तो 2 के विपरीत न तो 3 होगा न 1 होगा। अब देखिए यहां पे 2 नहीं दिया है, तो देखिए 2 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां पे आ गया, ठीक है, और यहां पे 2 के विपरीत 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 यहां पे आ गया, आप देख सकते हो। तो 2 के विपरीत संख्या होगी 5, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। पासे वाले या विपरीत फलक वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, तो पासे वाले क्वेश्चन भी आपको यहां पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। संख्याओं 2, 5, 6, 8, 7, 1 से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना जा सकती हैं कि हर संख्या में 8 अंक हमेशा विद्यमान रहे? तो देखिए संख्याएं तो बनेंगी दोस्तों यहां पे 11, और वो 11 कैसे बनेगी? देखिए इन संख्याओं को मिलाना है, हर एक संख्या आपको लेनी है, लेकिन हर संख्या में आपको 8 है वो साथ में लेना है। जैसे मैं यहां 2 लूं तो देखिए 2 से 28 बनती है, ठीक है, पहली संख्या। फिर यदि मैं यहां 5 लूं तो 5 से देखिए यहां पे 58 बन गया। फिर मैं 6 लूं तो यहां पे देखिए 68 बन गया। 7 लूं तो मैं यहां पे देखिए यहां पे 78 बन गया। अगर 8 लूं तो 88 बन गया, ठीक है। अगर 1 लूं तो दोस्तों यहां पे 18 बन गया, और इधर से 8 लूं तो देखिए यहां पर 81 है वो भी बनता है, ठीक है, और इधर से 87 है वो भी बनता है, ध्यान रखना। इधर से जो यहाँ पे आप सकते हो 86 है वो भी बनता है, इधर से 85 है वो भी बनता है। तो इस तरह से 8 को आपको लगाना है हर संख्या में, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, ठीक है। तो इस तरह से जो टोटल संख्याएं बनेंगी वो 11 है वो बनेंगी। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है वो भी आएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है यहाँ पर आपका जो मेंटल एबिलिटी है, आपका दिमाग का है, वो टेस्ट किया जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन वो आएंगे, तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान में रख के और अपने पूरे दिमाग लगा के आपको इन क्वेश्चनों का उत्तर है वो देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे, कोई ज्यादा अलग नहीं होगा। और यहां पर एक क्वेश्चन की जो कैटेगरी आती है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार की आती है, आप पढ़िए। प्रश्न संख्या 97 तथा 100 तक में 3 विकल्प किसी दृष्टि से समान है, परंतु एक विकल्प है इनसे अलग है, अलग वाला विकल्प आपको यहां पे चुनना है, ठीक है। आपको 5 संख्याएं दे दी जाएंगे, 5 वर्ड आपको दिए जाएंगे, 5 वस्तुओं के नाम आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन उनमें से 4 तो समान होंगी, एक भिन्न होगी। उस भिन्न वस्तु या नाम या उस अंक को आपको यहां पे छांटना है। देखिए अगर यहां पर मैं 97 वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे देखिए पहली जो शब्द है या जो भी वस्तु दी गई है ये है मूली, ठीक है। फिर 2 में दी गई है गाजर, फिर यहां पे दिया गया है मटर, और यहां पे दी गई है सलगम। अब इन चारों के अंदर आपको सबसे कौन सा अलग लग रहा है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। इन चारों में देखिए सबसे जो अलग लग रहा है वो मटर लग रहा है, पी, ठीक है। वो क्यों लग रहा है? देखिए यहां पे मूली, गाजर और सलगम ये तीनों ही जमीन के अंदर लगती हैं, लेकिन जो मटर होता है वो जमीन के बाहर लगता है, यानी पौधे के ऊपर लगता है। ये सारे जड़ वाले खाद्य पदार्थ हैं, जबकि ये फली वाले या फूल वाले खाद्य पदार्थ है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आएंगे, तो आपको ध्यान लगाना है, अन्य से जो भिन्न है वो आपको अलग करना है। चलिए इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और ये भी है। देखिए यहां पर लिखा फुटबॉल, कैरम, हॉकी और क्रिकेट, इनमें से आपको सबसे अलग कौन सा है? तो देखिए यहां पर बात करें तो यहां जो कैरम बोर्ड होता है वो अलग होता है, क्योंकि वो अंगुलियों से है वो खेला जाता है। जबकि अगर बात करें यहां पर फुटबॉल है, इसके अंदर भी एक बॉल होती है खेलने को, हॉकी है इसके अंदर भी एक बॉल होती है, और क्रिकेट के अंदर भी एक बॉल होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सबसे अलग हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार के जो मैथ के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। इसके अलावा ये तो रही मैथ वाली या मेंटल एबिलिटी वाली। अगर आपको सेट वाले क्वेश्चन के बारे में जानना है तो वो तो देखिए दोस्तों आप डायरेक्टली अपने कक्षा 9 और 10 के अंदर जो भी पढ़ा है
विज्ञान, सामाजिक ज्ञान और गणित के अंदर जो भी आपने पढ़ा 9th और 10th में, वो पूरा सिलेबस है, उसी प्रकार के क्वेश्चन वो आने वाले हैं। उनको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने एक साल मेहनत की है, 9th आपने पास की है, 10th में आप हो, तो आपको जो सेट वाला है, जो सब्जेक्टिव है, वो आपके बुक के ही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। जो आपका सिलेबस वही आएगा। लेकिन बात रही है मेट वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये जो मेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से अटपटे से होते हैं। अगर आप इनकी तैयारी करोगे तो ये इनको करना बहुत ही आसान है। वीडियो के शुरू में मैं आपको ये बता रहा था कि आपको इन क्वेश्चनों को कैसे आप जल्दी कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, जल्दी करने का तरीका वैसे तो आपकी एक प्रैक्टिस है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कोई बुक आप लेके जाओगे, बुक स्टॉल पे आपको बुक है वो मिल जाती है, अगर आप बुक लेके आओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इनको समझने में आसानी हो जाती है। उसके बाद जब आप पेपर करने बैठ जाते हैं तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि आपको पहली दफा समझ में आ जाते हैं तो उनको आप पहले कीजिएगा। उन पर ज्यादा समय आप नहीं बिताएगा, क्योंकि ज्यादा समय आप खराब करोगे तो अगला क्वेश्चन है वो समय पे आप नहीं कर पाओगे। तो पहले वो प्रश्न आप कीजिएगा जो आपको 100% आते हैं बगैर समय गवाए, पहले उनको करना है। फिर उसके बाद आपको दोबारा अपने क्वेश्चनों का राउंड लगाना है और फिर दोबारा वो क्वेश्चन आपको करना है। तो इस तरह से कहने का मतलब, जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं वो आपको पहले करें, और फिर जो नहीं आते हैं उन पर आप बाद में माथापच्ची करो या दिमाग लगाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले आपको जो क्वेश्चन 100% आते हैं वो आपको यहाँ पे करने चाहिए। हालांकि देखिए, मैंने आपको बताने की तो बहुत कोशिश की है, लेकिन ये तो केवल एक ट्रायल है, एक ट्यूटोरियल है, अपन बोल सकते हो। हालांकि इतने में ही सब कुछ नहीं होता है। मैंने तो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह का जो मॉडल पेपर है वो आता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप अपना मेट का जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने तो केवल आपको ट्रायल के तौर पे बताया है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद अच्छी अगर आप मेहनत करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाता है। और मैं यही आशा रखता हूं कि आप अच्छी मेहनत करोगे और आप अपना सिलेक्शन है वो जरूर लोगे। दोस्तों, इसके अलावा इन क्वेश्चनों को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मुझे ये बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट है वो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।